नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। इस मौके पर बात करते हैं प्रोफेसर और पर्यावरणविद राकेश त्रिवेदी जी से। डॉक्टर त्रिवेदी, ये बताइए, हमारे देश में हरियाली तीज मनाई जाती है भाद्र पक्ष की तृतीया को, और भाद्र के महीने में जब हरियाली होती है चारों तरफ, तब कहीं हरियाली उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनता है। 5 जून को यानी आज अगर कोई पौधा रोपेगा तो क्या फलेगा फूलेगा? इतनी गर्मी। बात आपकी जगह अपनी जगह सही है आपकी, लेकिन पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये केवल भारत के संदर्भ में इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये मनाने का निर्णय 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पहला दुनिया का पर्यावरण सम्मेलन हुआ और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाए। तो सभी देश इसको मनाते हैं। ये संयोग है कि हमारे यहाँ पर्यावरण को लेकर कई तीज त्यौहार होते हैं जिनका संदर्भ पर्यावरण के साथ है। हम भी उसे कोई एक दिन भारत के पर्यावरण दिवस के रूप में मना सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से जैसे श्रावणी तीज हमारे यहाँ मनाते हैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और उसके 1 महीने बाद भाद्र पक्ष को हरतालिका तीज आंवला नवमी भी मनाते हैं। आंवला नवमी मनाती है। सारे त्योहार हमारे पर्यावरण को लेकर ही, क्यों वो है ही, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर्यावरण और प्रकृति के करीब रही है और उसको सम्मान देती आई है। तो आपको हर तीज त्योहार और हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं पर्यावरण दिखाई देगा। हम वट की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, कबीर और बेल के वृक्ष की पूजा। हमारे तो वेदों की रचना ही वनों में हुई है, तो हम पर्यावरण तो दुनिया को समझा सकते हैं कि वो क्या होता है। इंदौर की बात करें, इंदौर में लोग कहते हैं कि इंदौर में जो नाम है, तमाम मोहल्लों के नाम है, वो भी पलाश के पेड़ होते थे, पलाश के पेड़ होते थे, कई सारे नाम। बड़वाली चौकी, बड़ के पेड़ हुआ करते थे, चौकी थी। इसी तरह आप नेताजी सुभाष चंद्र हमारा लाल बाग, लाल फूलों के कारण गुलमोहर और बॉटल ब्रश के लाल फूल वहाँ खिलते थे। केसर बाग हुआ है, मानिक बाग हुआ है, तो ये बहुत सारे फल बाग है हमारे यहाँ, हाँ, जो काफी प्रतिष्ठित हैं। तो और 9 लाख, तो 9 लाख पेड़ों के लिए 9 लाख हो गया। क्या वाकई रहे होंगे 9 लाख पेड़? लाखों पेड़। जैसे मैं 10 घंटे से आवाज दे रहा हूँ, का मतलब ये नहीं कि घड़ी लगा के 10 घंटे ऐसा है वो 9 लाख पेड़ों का। हाँ, पर्यावरण पेड़ रहे होंगे जी। हाँ, इसलिए उसका नाम 9 लाख पड़ा। तो पर्यावरण की इतनी चिंता हमें रहती है, हमारे आसपास इतने सारे पेड़ वृक्ष पौधे हैं, लेकिन अभी लगातार कटते जा रहे हैं और BRTS बनने के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे गए। आप नगर निगम की एक समिति में भी हैं जी। क्या काम करती है उस समिति? ये समिति जो है तब बनाई गई जब सड़कें पहली बार चौड़ी होने लगी और विकास के दौर से इंदौर को गुजरना था, और सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था पेड़ों की कटाई का, और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। तो जब ये योजनाएं बनी 4 लेन 6 लेन, तो नगर निगम की दुविधा ये थी कि उसे अनुमति देना होती थी इन सब के लिए। तो तत्कालीन निगम आयुक्त थे नीरज मंडलोई, उन्होंने, वो वृक्ष अधिकारी भी कहलाते हैं, और उन्होंने उस समय एक कमेटी बनाई थी जिसमें श्री गोविंदन कुट्टी मेनन उसके अध्यक्ष हैं, मैं उसमें सदस्य हूँ, और निगम के उद्यान अधिकारी भी उसमें एक सदस्य होते हैं। ये कमेटी उस मौके का निरीक्षण करती है जहाँ किसी भी योजना के अंतर्गत 25 से अधिक पेड़ों को काटा जाना है। तो हम उसके सड़क के दोनों किनारों पर जाकर एक एक पेड़ का अवलोकन करते हैं, उनके नक्शे को देखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि कौन से पेड़ योजना से बचाए जा सकते हैं और किन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो जो बहुत ही आवश्यक होते हैं कि जो योजना में आ रहे हैं, उन्हें फिर हम अनुमति देते हैं, और इस तरह से नए पेड़ लगाने के लिए भी हम सुझाव देते हैं उसमें। वृक्षों की फांसी के परवाने पर दस्तखत आपकी सलाह से होती है, क्योंकि हम विकास को रोक नहीं सकते। ये भ्रम हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि विकास पर्यावरण दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए यदि विकास जरूरी है तो पर्यावरण भी जरूरी है, लेकिन केवल पर्यावरण के नाम पर हम विकास ही ना करें, ये भी गलत हो जाएगा। इतने सारे हाईवे बने, 4 लेन की सड़कें बनी, 6 लेन की सड़कें बन रही है, हजारों पेड़ काटे गए, और कहा गया था कि इसकी जगह 4 गुने पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन बाईपास पर जाइए,
पेड़ तो दिखाई नहीं देते। मुझे आपकी ये जो चिंता है ये बिल्कुल सही है, और किसी भी वृक्ष सड़क की योजना में केबल के लिए जगह छोड़ी गई है, नाली के लिए जगह छोड़ी गई है, फुटपाथ के लिए जगह छोड़ी गई है और डिवाइडर की जगह छोड़ी गई है, लेकिन पेड़ों के लिए 1 फीट जमीन भी नहीं छोड़ी गई है। ये बिल्कुल सच है। एक बड़ी ट्रेजेडी की बात यह है कि वे पेड़ जिनके नीचे लोग सुस्ताते हैं, मजदूर सुस्ताते हैं, उन पेड़ों को काट दिया गया और वहां टीन के शेड लगा दिए गए श्रमिकों के शेड के नाम पर। ऐसा नौलखा में हुआ, बंगाली चौराहे पर हुआ। तो ये पेड़ की हरियाली काट के वहां पर टीन के शेड लगा देना मजदूरों के नाम पर, तो ये हमारी क्यों होता है? हमारी गलती है। जिन लोगों ने इस सड़कें बनाई हैं उनको, उन सिविल इंजीनियरों को, उन पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ पर्यावरण की शिक्षा दी ही नहीं गई, ऐसा लगता मुझे। नहीं तो ये इस तरह से कोई कदम नहीं उठाता। पेड़ों के लिए प्रोविजन होना चाहिए। यदि कोई पेड़ इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर हजारों पक्षी आ रहे हैं, तो उसे रास्ता कहीं और से बनाकर बचाने की कोशिश भी करना चाहिए। ऐसे भी प्रयास किए जा सकते हैं, तो ऐसे उदाहरण पेश किए जा सकते, लेकिन तब संभव है जब अधिकारी में पर्यावरण का बोध हो। इंदौर में आपके पास आपने एक इको सोसाइटी नाम की संस्था भी बनाई थी और आपने खुद भी हजारों पेड़ लगवाए थे। इंदौर में क्या स्थिति है? इंदौर में पितृ पर्वत फल फूल रहा है, देवगुराड़ी की पहाड़ी फल फूल रही है, रिंग रोड पर हजारों पेड़ लगाए गए जो बड़े हुए। ये फख्र की बात है कि इंदौर में पेड़ भी लग रहे हैं। राला मंडल की पहाड़ी को संरक्षित किया जा रहा है और वहां होटल खोलने का विरोध लोगों ने किया, होटल नहीं खुल रहा है वहां। तो लोगों की जागरूकता से बहुत से काम हुए हैं, लेकिन आपकी राय में कौन से काम अभी बाकी है या जो नहीं हो पाए? देखिए, हमने 77-78 पे ये संस्था इसलिए बनाई थी कि हम कुछ शुरू करना चाहते थे, अवेयरनेस का कार्यक्रम। हम पौधारोपण अभियान को चलाना चाहते थे और उसकी शुरुआत हमने अच्छी कर दी। और जब हमने लगा कि नागरिकों ने उस पूरे अभियान को अडॉप्ट कर लिया है और लोगों तक ये संदेश जा चुका है कि पर्यावरण को अब सुधारना जरूरी है, तो फिर हमने संस्था की जो औपचारिकताएं थी उसमें पढ़ने के बजाय हम जन शिक्षण का काम करने लगे और पौधारोपण में हम परामर्श देने लगे। और हमारे परामर्श से मैं तो इंदौर जिले की वृक्षारोपण हरियाली उत्सव का संयोजक भी बनाया गया प्रशासन के द्वारा। तो संस्था का माध्यम कोई इतना आवश्यक नहीं होता, व्यक्ति अपने आप में ये सब काम कर सकता है। वृक्ष लगाने के नाम पर औपचारिकताएं ज्यादा बची हैं, ज्यादा औपचारिकताएं होती है, सही बात होता है, क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं जानते कि पौधारोपण कर क्यों रहे। उसे हमने कभी भी लोगों को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई पौधा आप क्यों लगाना चाहते हो, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। सारे जो पेड़ होते हैं ये पर्यावरण के 90% नियंत्रण को देखते हैं। यानी आपकी जो भी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, यदि आपने पेड़ लगा दिए तो वो समस्याएं 90% पेड़ संभालता है, पेड़ ही उनको दूर करता है। जैसे आपको वर्षा समय पे चाहिए, यदि जंगल आपके सही लगे होंगे तो नमी को आकर्षित करेंगे और आप जब मानसून चाहेंगे नियत समय पर वो आएगा और आपके यहाँ बारिश होगी। लेकिन हम पर्यावरण के साथ यदि छेड़छाड़ करेंगे और मानवीय हस्तक्षेप से उसको तहस नहस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम ये सारे जलवायु के पैटर्न और ये सब खो देंगे और मौसम भी हमें जो है कई बार धोखा देगा। ये रीजनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट, ये सब कॉन्सेप्ट कितने व्यावहारिक हैं हमारे आज के? ये शहरी कॉन्सेप्ट हैं, इनसे कोई बहुत बड़ा पर्यावरण का हल नहीं निकलने वाला कि जंगल की बराबरी सिटी फॉरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन कंक्रीट की जो जंगल शहर में खड़े कर दिए, सीमेंट की सड़कें बनी हुई है, फुटपाथ बने हुए हैं, तो जो ये आग उगल रहे हैं इसकी तुलना में यदि कहीं राहत मिल सकती तो उद्यान भी होना चाहिए, सिटी फॉरेस्ट भी होना चाहिए, तो एक शहर को भी थोड़ा अच्छा लुक मिले। खान नदी हमारी जो है उसके किनारे आप देख रहे हैं अतिक्रमण में कचरा पटक रहे हैं लोग उनको, तो पूरे शहर का एक सौंदर्यीकरण भी जरूरी है, क्योंकि आसपास का परिवेश यदि अच्छा सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, तो मन को भी तो अच्छा लगेगा। जैव विविधता के पार्क की बात भी हो रही है, तो ये पार्क शहर में होंगे, लोग वहां जाके जैव विविधता देख पाएंगे, वहां पक्षी भी होंगे, पेड़ भी होंगे, पौधे भी होंगे, कीट भी होंगे। लोक शिक्षण की दृष्टि से ये सब आवश्यक है। जैसे चिड़ियाघर होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि शेर को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए,
लेकिन जो बीमार शेर होते हैं या जिनके दांत टूट गए हैं या घायल हो गए हैं, वो चिड़ियाघर में सुरक्षित हैं और दर्शकों का मनोरंजन भी हो रहा है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो इस तरह से एक शिक्षा का काम भी कर रहा है हमारा चिड़ियाघर। तो जैव विविधता का जो पार्क बनेगा, वो लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जैव विविधता पर्यावरण के प्रति आवश्यक है, पर्यावरण के लिए जरूरी है, उसका हमसे अंतर संबंध क्या है और एक दूसरे से पेड़ों का और मनुष्य का क्या रिश्ता है। डॉक्टर त्रिवेदी, आमतौर पर लोग समझते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात पेड़ लगाने का दिन। पर्यावरण में और कौन कौन सी बातें शामिल हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है? पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आबादी नंबर 1। आप देखिए चीन और भारत पूरे विश्व में पर्यावरण की जनसंख्या वाली जो समस्या है उसके भागीदार हैं ये 2 देश। कार्बन उगलने के मामले में अमेरिका सबसे प्रथम श्रेणी में आता है। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और इन गैसों के कारण हो रहा है, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं हम। तो उनकी मात्रा बढ़ रही है पर्यावरण में, वातावरण में, और उस वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी ओजोन डिप्लीशन की है कि हम जो CFCs यूज करते हैं वो वातावरण में ऊपर पहुंचकर हमारी ओजोन की परत को क्षति पहुंचाते हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो जमीन पर आने लगती हैं। तो इससे और कैंसर और दूसरी बीमारियां होती है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, कृषि प्रभावित होती है। ये तीसरी हमारी पर्यावरण की समस्या है। प्रदूषण हम पहले से ही जानते हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये भी पर्यावरण की समस्या है। जंगल कम होंगे तो प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। हमारे शेर कम होते जा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो पर्यावरण की ये भी एक समस्या है। इस तरह से 5-6 स्तर पर देखें तो अलग अलग पर्यावरण की दुनिया के कई देशों में आप घूम चुके हैं डॉक्टर त्रिवेदी जी, तो ये बताइए किस देश में आपको लगा कि लोग पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हैं, आपको लगा कि काश इतनी जागरूकता हमारे देश में भी होनी चाहिए? पर्यावरण के प्रति जागरूक विशेष रूप से नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं और शिक्षित लोग होने के कारण कई बार मुझे लगता है कि पर्यावरण की भी वो देखभाल फिर अच्छी कर लेते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इजिप्ट जैसे देश में, जहाँ पढ़े लिखे नहीं है लोग ज़्यादा, लेकिन स्वच्छता भारत से ज़्यादा अच्छी है। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि एक अनुशासन में जीना और एक पढ़े लिखे होकर गैर अनुशासित बर्ताव करना, तो कई बार इस पर भी इससे अच्छा है कि हम कम पढ़े लिखे और अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जिए। हम अनुशासित जीवन जिए, एक श्रेष्ठ नागरिक पहले बने, हम डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने, तो मेरे ख्याल से समस्या हल हो सकती है। इजराइल भी आप कई बार गए हैं, वहां पर क्या देखा आपने? इजराइल बहुत ही समृद्ध देश है ना, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो उनके लिए जो जलमल है उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार बड़ा सस्ता काम पड़ता है। हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता है। हम कचरे का प्रबंधन यदि उनकी तरह से करें तो बहुत ही महंगा प्रयोजन हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं है जितने कि अमेरिका या इजराइल या ऐसे देश हैं। तो हमें अपने ही तौर तरीके ढूंढना पड़ेंगे। जैसे हम पत्तल धोने में यदि खाना खा रहे हैं और पत्तल दोनों से खाद बन रही है, तो कचरे की समस्या तो हम खुद ही हल कर रहे हैं। अब हम यदि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करें और उनके गिलास और उनके पाउच सड़कों पर फेंक दें, उस कचरे का फिर निपटान भारत जैसा देश तो नहीं कर सकता। उसके लिए फिर उसको लाखों रुपए खर्च करके तो ऐसे संयंत्र लाना पड़ेंगे। अनुमति क्यों है पाउच बनाने की? लोग पाउच खाते हैं और फेंक देते हैं, पत्तल धोने इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल करते हैं। अनुमति नहीं है, हमारे पास विकल्प नहीं है। इन्होंने विकल्प नहीं होने के कारण लोगों को उसका उपयोग का चस्का लग गया, और अब उनके लिए चूंकि वो सरल और सहज है उपलब्ध, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले कुल्हड़ होता था, कुल्हड़ का इस्तेमाल करते थे, पहले सब होता था। कुल्हड़ बर्बाद करने, नष्ट तो हमारी करने। कुछ अच्छी परंपराएं जो हमने अनावश्यक रूप से बंद कर दी, जबकि वो हमारी पर्यावरण की समस्याओं का निदान था। इंदौर की खान नदी के उद्धार की बात की जाती है कि खान नदी का उद्धार होगा, क्षिप्रा नदी के उद्धार की बात हो रही कि नर्मदा का जल लाके क्षिप्रा में जोड़ा जाएगा। क्या खान नदी साफ हो सकती है? क्या क्षिप्रा पुनर्जीवित हो सकती है? पुनर्जीवित होना संभव है, क्योंकि जिन वजह से वो सूख रही है, जिस वजह से वहां जलमल जा रहा है, उन वजहों पर यदि ध्यान दिया जाए और उस पर रोक लगाई जाए तो हम उन नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन हम उसमें नर्मदा का यदि पानी डालेंगे तो वो क्षिप्रा नहीं रहेगी, फिर नर्मदा की ही शाखा हो जाएगी और वो नर्मदा का पानी रहेगा। इंदौर में प्रतिदिन नर्मदा का पानी आता है
और हम उसको खान नदी में डाल देते हैं अपना उपयोग करने के बाद। तो अभी भी जो पानी खान नदी में बह रहा है वो कोई खान नदी का पानी नहीं है, वो है नर्मदा का ही पानी जो हमने उपयोग किया है। और इसी तरह से वो आगे जाके शिप्रा में भी मिलता है। तो हमने जलमल को नदी से दूर नहीं रखा, उसका एक अलग से उपचार संयंत्र बनाया, लेकिन बड़ी कम क्षमता का है वो। ऐसे 4-5 संयंत्र यदि इंदौर में बने तो निश्चित ही खान नदी में एक अच्छा पानी बहने लगेगा। इंदौर की एक संस्था है अभ्यास मंडल, उसकी पहल पर खान नदी की सफाई का अभियान जारी हुआ, कई दिनों से चल भी रहा है। प्रतीकात्मक है ये, लेकिन मुद्दे की बात है कि हमारी खान नदी वापस साफ हो। जहां कभी हाथी नहाया करते थे कृष्णपुरा छतरी के पास, वहां अब गंदगी का नाला बन गया है। क्या वापस हो सकता है ऐसा? वापस हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि आबादी भी आपकी कई गुना बढ़ गई। ये हाथी जब वहां नहाया करते थे तब आबादी मुश्किल से 1 लाख भी नहीं थी। तो जब कम आबादी होती है तो जलमल भी कम निकलता है और उसमें पानी के स्रोत हमारे गंदे नहीं होते। तो वो उदाहरण देकर हम आज की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आबादी बहुत कम थी और आज आबादी ही सबसे बड़ी समस्या है। चाहे कचरे की प्रॉब्लम हो, चाहे जलमल की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कोई भी समस्या ले ली आप, आबादी इतनी ज़्यादा इंदौर की हो गई है, 35 लाख से भी अधिक। तो उसको मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर त्रिवेदी, चलते चलते भी जानना चाहेंगे कि लोग अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां लाए कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। ये अपना दैनंदिन योगदान हम किस तरह पर्यावरण की सुरक्षा में दे सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास हम करें, और एक अच्छा नागरिक मेरी दृष्टि में वो है जो संसाधनों का उपयोग मितव्ययता के साथ करता है। उसे ये समझ होती है, उसे बोध होता है कि संसाधनों को किस तरह से बचाया जाए और अधिक से अधिक कैसा उपयोग किया जाए, कम से कम वेस्टेज हो, ताकि हम लंबे समय तक उसका दोहन कर सकें। ये सोच हमारे नागरिक में हो। हमारे नागरिक में एक दूसरा सोच ये भी होना चाहिए कि वो पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हो। यानी यदि वो रिस्पॉन्सिबल होगा एनवायरनमेंट के लिए तो वो इस तरह से हरकत नहीं करेगा, और वो कहीं पेड़ भी कट रहा होगा तो कोशिश करेगा प्रयास करने की, समझाने की। हमारा कांस्टेबल चौराहों पर ड्यूटी देता है, पास में कहीं पेड़ कट रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा भी दायित्व है कि मैं इसको रोकूं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। लेकिन उसकी ड्यूटी देते समय उसे ये नहीं सिखाया गया कि आसपास पर्यावरण का भी यदि कोई क्षति पहुंच रही है तो उसमें जागरूक नागरिक की हैसियत से भी आप जाके अपना योगदान दीजिए और रोक लगाइए। तो समाज के प्रति उत्तरदायी, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी और संसाधनों के प्रति उत्तरदायी यदि हम बन जाएं तो मेरे ख्याल से देश की कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। और भ्रष्टाचार तो आप जानते हैं कि वो देश की प्रमुख समस्या है। इन सब में से उसका भी कई हल निकल, यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास बिजली है, हम उसका जरूरत पूरता ही उपयोग करें, अनावश्यक उपयोग न करें। जहां एसी की जरूरत नहीं वहां एसी न चलाएं। पेट्रोल या डीजल की जरूरत जहां हमें नहीं है, जहां पैदल जा सकते हैं आधा किलोमीटर, आप एसी क्यों लगा रहे? एसी लगाने के बजाय अपनी बिल्डिंग के आसपास पेड़ लगाइए जी। यदि बिल्डिंग गर्म ही नहीं होगी धूप में तो अंदर आपको एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। प्राकृतिक कूलर का काम करते हैं पेड़, तो हम पेड़ों से दूर क्यों जा रहे हैं? पेड़ आपका ध्वनि प्रदूषण रोकते हैं। आपका ट्रैफिक यदि ज्यादा है और पेड़ दोनों तरफ लगे हैं तो आप तक आवाज ही नहीं आएगी वाहनों की, वो डाइवर्ट हो जाएगा साउंड। तो इस तरह से पेड़ जो हैं धूल को रोकने में, प्रदूषण में, धूल को रोकने में, सभी में मदद कर रहे हैं और प्राणवायु दे रहे। खास बात तो ये, यानी जो चौड़ी सड़कें हो रही है उसमें बिजली के खंभे तो बीच में है, सड़कें चौड़ी हो गई, खंभे आज तक नहीं हटे, लेकिन पेड़ हमने पहले हटा दिए जो ऑक्सीजन दे रहे थे। खंभे क्या दे रहे हैं हमको? तो हमारा बोध पर्यावरण के प्रति कहाँ है बताइए आप। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण एक दिन मनाने वाला मुद्दा नहीं है। साल के 365 दिन आपके लिए पर्यावरण दिवस है, हमारे लिए पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण की रक्षा हमें हर पल हर दिन करनी है। डॉक्टर त्रिवेदी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, अपने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा यह कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।